गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सुबह सुबह उठ के गरम गरम रोटी के साथ चाय खा के मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर, जैसे कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर से मेरी करंट अफेयर की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में अच्छे वाले आर्टिकल्स क्या है एक्सप्लेन वाले पेज में। जैसे कि अभी 2024 खत्म होने वाले हैं, तो हमारी सरकार ने नए नए इन्वेंशन क्या किया है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहले कैंसर को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कार टी सेल थेरापी इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट अगेंस्ट कैंसर एंड जेनेटिकली मॉडिफाइंग देम टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। नेक्स्ट कार 19 is designed to treat B cells lymphomas and B acute lymphoblastic leukemia in patients aged 15 and other. Next, CAR 19 is the world's most affordable CAR T cell therapy, which can make advanced cancer treatment more accessible and put Indian cell and gene therapy innovation on the global stage. इंडिया ने एनएस, वजाइना और सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए रिसेंटली एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इन्वेंट किया है। और ये अल्जाइमर्स डिजीज को रोकने के लिए भी इंडिया ने बहुत सारे की स्टेप्स लिया है। द नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। Recently, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday laid the foundation stone of the Dhodhan Dam, a key component of the Ken-Betwa River Linking National Project. ये जो केन और जो बेतवा रिवर है, ये दोनों यमुना के एक ट्रिब्यूटरी है। मोस्टली ये प्लान किया गया है कि जो सारे पानी है जो कि केन रिवर से बेतवा रिवर में ट्रांसफर होंगे, वो एक 221 किलोमीटर लॉन्ग कैनल के थ्रू होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये कहा कि वो टोटल 10.62 लाख हेक्टर को इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, देन 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे, देन इससे 130 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट होगा। और ये प्रोजेक्ट टोटल 2 फेज में इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि पहले फेज में दोधन डैम क्रिएट होगा और उसका एक सब्सिडरी यूनिट भी क्रिएट होगा, और फेज 2 में इसका और एक लोअर ओरम डैम, देन बीना कॉम्प्लेक्स डैम एंड कोथा बैरेज भी क्रिएट होगा। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने टोटल 44,000 करोड़ सैंक्शन किया है। ये प्रोजेक्ट टोटल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, इससे जो पाना नेशनल पार्क और जो पाना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, उसका टोटल 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पानी में सबमर्ज हो जाएगा। और इसके लिए टोटल 2 से 3 मिलियन पेड़ काटने पड़ेंगे। और छतरपुर पाना डिस्ट्रिक्ट में जितना भी सारे गांव हैं और जितने भी सारे फैमिलीज़ हैं, वो सारे एरिया पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, और इसको कंप्लीट करके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। अगर आपको डेली करंट अफेयर जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के PDF अपलोड करता हूँ। और इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, माई जर्नी ऑफ UPSC के नाम से। न्यूज़पेपर के बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपने एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2, जो कि मैं भी कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6.3, दैट इज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसमें सारे है जैसे ट्राइबल का सारे कॉज है डिस्प्लेसमेंट, देन उनके सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, देन इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, उनके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये सब है। देन इशूज विथ रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज इन इंडिया, देन मेजर्स ऑफ सजेशन, और उसके सारे केस स्टडी है जैसे कि हीराकुद डैम का केस स्टडी। देन इंडिया में सारे फॉरेस्ट को लेके क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में, जैसे कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1855, देन फॉरेस्ट राइट एक्ट 1865, फॉरेस्ट एक्ट 1878, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, देन सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या प्लान बने हैं, जैसे कि द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, देन कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990, देन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और आखिरी में है द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। और सारे इम्पैक्ट क्या है अर्बनाइजेशन के और इंडस्ट्रियलाइजेशन के। फिर इसको कंप्लीट करके मैं थोड़ा बाहर गया, फिर वहाँ से आके मैंने चालू किया अपना मॉक टेस्ट लगाने, जैसे कि मैं रोज़ लगाता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी डेली 2 मॉक टेस्ट लगाता हूँ, एक सुबह और एक शाम में, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे आपका अंडरस्टैंडिंग उतना ही स्ट्रांग होगा। मैं भी सबको यही बोलूँगा कि आप भी डेली मॉक लगाओ, और डेली उसका जो भी सारे क्वेश्चन गलत हैं उसको आप खुद से ही रेक्टिफाई करो, और उसका सही आंसर क्या है उसको एक कॉपी में भी नोट डाउन करो। अगर आपको सारे मॉक टेस्ट के PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये सारे PDF भेज दूंगा।
तो मॉक टेस्ट 2-3 घंटे लगाने के बाद मैंने चालू किया पढ़ने अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे कि अभी पनामा बिकेम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी ओवर क्लाइमेट इम्पैक्ट। More than 300 indigenous Guna families are being relocated to the mainland Panama due to concern over rising sea level. The three geographical locations in which small island developing states are located are Caribbean, the Pacific and Atlantic and Indian Ocean and South China Sea. Then how is the climate change affecting small island developing states? Like threat of forceful displacement, economic impact, disproportionate impact on indigenous population, climate injustice, lack access to economic prowess and technological advances, then adverse impact on health. और भी हैं जैसे कि access to drinking water and agriculture and food security. उसके बाद किया है इंडियन हिमालयन रीजन। The new fundamental right to be free from climate change impact necessitates a sustainable development model for the Indian Himalayan region. Then importance of Indian Himalayan region, then challenges associated with Indian Himalayan region. Then आखिरी में किया है ग्रेट निकोबार आइलैंड। Recently नीति आयोग prepared a draft report on social impact assessment study for Greenfield International Airport in Great Nicobar. फिर इसको कंप्लीट करके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैंने चालू किया पढ़ने अपना करेंट अफेयर। इसमें पहला चैप्टर मैंने किया है वेलिंगटन आइलैंड। इट इज अमॉन्ग द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन कोची एरिया ऑफ केरला। This is a man-made island and named after Lord Wellington, who was the British Viceroy of India. It is among the biggest of its kind in India. It also home to Kochi Naval Base of Indian Navy. Then क्या है Sudan? It is a country located in northeastern Africa. Its bordering countries are South Sudan, Eritrea, Ethiopia, Egypt, Libya, Chad, Central African Republic. Sudan has significant coastline along the Red Sea. Its capital is Khartoum. Then Ostamundi Lake. It is a Ramsar wetland located in Kolon district of Kerala. The word Ostamundi means 8 brains in Malayalam. Then Arkavati River. It is an important mountain river in Karnataka. It is a tributary of Kaveri. It originates at Nandi Hills of district of Chikkaballapura at an elevation of 1500 meter. It joins Kaveri River around 34 kilometers south of the Kannakapura in the Ramanagara district. Then Reggens Peninsula. It is a peninsula in southwest Iceland characterized by immense lava field, volcanoes and heightened geothermal activity. It runs along the mid-Atlantic rift where the Eurasian and North American tectonic plate are drifting apart. The peninsula is volcanically active and it has several high temperature geothermal area. Then cold waves. Cold waves are unusual weather occurrence caused by extremely low temperatures in the near surface atmosphere. Their duration can range from several days to a few weeks. The Indian Meteorological Department defines cold wave condition based on temperature threshold. For plains, the temperature could be 10 degree or less, or for hilly regions, the temperature could be 0 degree or less. Then Dal Lake. It is a small altitude lake situated in Srinagar, Jammu Kashmir. It is surrounded by Pir Panjal Mountain, the second largest lake in the Jammu Kashmir. बस आज के करेंट अफेयर में इतना ही था और इसको कंप्लीट करके मैंने लिया थोड़ा ब्रेक। फिर उसके बाद मैंने शाम में चला गया थोड़ा पार्क, जैसे कि मैं रोज जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। फिर पार्क में थोड़ा टाइम चलने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश लगा और उसके बाद मैं घर में आके फिर से चालू किया पढ़ने अपना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं अभी कर रहा हूँ पॉवर्टी वाला चैप्टर और जो भी सारे अनएम्प्लॉयमेंट है और उनके सारे टाइप्स क्या है वो सारे कंप्लीट किया है। जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, देन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देन वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
और यहाँ पे पॉवर्टी को लेके कुछ गवर्नमेंट स्कीम थे उसको भी जरा देख रहा था, जैसे कि कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देन ब्लू रिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद मैंने चालू किया करने अपना दूसरा वाला विजनाइज का मॉक टेस्ट, और ये आज मेरा दिन का सेकेंड मॉक टेस्ट है, जो कि मैं अभी दिन में 2-2 मॉक लगा रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी सारे क्वेश्चन गलत है उसको भी आपको पता है, मैं कॉपी में नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि बाद में पढ़ने से दिमाग में फिक्स हो जाता है। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।